हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज रिवीजन सेशन सीरीज़ में हम इकोनॉमी करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम 2020 से 2021 यानी कि जितना भी एक साल के दौरान जितने भी इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स हैं और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक एक करके हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि एक रिवीजन सेशन सीरीज़ है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी सारे टॉपिक को पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत का विदेशी ऋण 2.1% बढ़ा। ठीक है, तो कितना बढ़ा है? 2.1% बढ़ा है। किस वर्ष? वित्त वर्ष 2021 में। क्या चीज़? भारत का विदेशी ऋण। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 महामारी के बावजूद मार्च 2021 के अंत तक भारत का बाहरी या फिर विदेशी ऋण 2.1% सालाना आधार पर 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कितना? मार्च 2021 के अंत तक भारत का जो विदेशी ऋण था वो कितना? 2.1% सालाना आधार पर 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। मार्च 2020 के अंत में तो 20.6% से मार्च 2021 के अंत में भारत का विदेशी ऋण अनुपात बढ़कर के 21.1% हो गया था। ठीक है, तो एक वर्ष के दौरान यानी कि मार्च 2020 में कितना था? लगभग 20.6% था। वहीं एक वर्ष बाद यानी कि मार्च 2021 में देखा जाए तो भारत का विदेशी ऋण अनुपात कितना हो गया था? 21.1%। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत के विदेशी ऋण पर स्थिति या स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के लिए एक शुद्ध लेनदार के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करता है। ठीक है, तो ये डेटा ध्यान रखिएगा फ्रेंड। यहाँ से डेटा संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। विदेशी ऋण मतलब 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था मार्च 2021 के अंतर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कितना बढ़ा है मार्च 2020 से मार्च 2021 के दौरान? लगभग मार्च 2020 में 20.6 था, वही मार्च 2021 में देखा जाए तो 21.1% हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया गया। ठीक है, निवेशकों और व्यवसायों के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया है। किसने किया है? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। किसके लिए किया है? निवेशकों और व्यवसायों के लिए किया है। इस सुविधा का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत की स्थिति जो एक दिशा में देखा जाए कार्य करते हुए सिंगल एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। किसके लिए किया गया है? निवेशकों और व्यवसायों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बाद तेजी से ठीक होने के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक बनने जा रहा है, कि बनने की राह में। ठीक है, तो जो कि जैसे अब कोविड-19 की महामारी के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, काफ़ी अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी नकारात्मक रूप से, लेकिन उसके बाद देखा जाए काफ़ी तेज़ी से रिकवरी भी किया है भारतीय अर्थव्यवस्था ने। तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है भारत जो है। वहीं देखा जाए तो राष्ट्रीय एकल खिड़की योजना एक अन्य योजना जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, PLI योजना आदि को भी मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 46वें स्थान पे भारत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 46वां है। और यहाँ पे देखा जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार आया है। स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत लगातार सुधार कर रहा है। देखिए, ऐसे कुछ स्टेटमेंट भी बन सकते हैं कि अगर दे सकता है कथन और इस तरह की चीज़ें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति में गिरावट आई है, ऐसे भी दे देगा तो आपको गलत और सही। तो ध्यान रखिएगा सुधार हुआ है, भारत ने अपनी स्थिति, अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है। ठीक है, और ये लगातार इम्प्रूव कर रहा है स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत अपनी स्थिति को लगातार क्या कर रहा है? सुधार रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की तरफ से जारी
ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ये जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो है ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। और इसमें देखा जाए तो भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई है, यानी कि भारत इस वर्ष कितने में है, 46वें स्थान पे। उसके पहले कितने पे रहा होगा, 48वें स्थान पे रहा है। ठीक है, भारत लगातार अपनी स्थिति सुधार रहा है। संगठन के अनुसार भारत की रैंकिंग 2015 के बाद से तेज रफ्तार में बढ़ रही है। 2015 में भारत की स्थिति देख लीजिए कितना था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वां था, और वर्तमान में देखा जाए 2021 में तो ये कितने पे चल रहा है, 46 स्थान पे। लास्ट ईयर ये 48 पे था। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति सुधर रही है, ऐसे भी बन सकता है वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है भारत की स्थिति जो है वो सुधर मतलब दूसरे मतलब उसकी रैंकिंग जो है वो डाउन हो रही है, ऐसे भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा इंप्रूव हो रही है। 2015 के बाद से लगातार इसमें भारत की स्थिति को सुधरते हुए देखा जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे देखा जाए 2015 में 81वें स्थान पे था, वहीं वर्तमान में अगर हम 2021 में देखें तो ये 46वें स्थान पे है। किसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दी है। देखिए ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, FDI मतलब 100% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर से पूछा जाता है, टेलीकॉम सेक्टर में 100% कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दे दी है। ये FDI ऑटोमेटिक रूट से आएंगी और सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI कर दिया गया है। किसमें कर दिया गया है, टेलीकॉम सेक्टर में कर दिया गया है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। FDI से सेक्टर में निवेश बढ़ेगा, जिससे कंपनियां नई टेक्नोलॉजी विशेषकर 5G पर निवेश कर पाएंगी और इससे ग्राहकों को नई और आधुनिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये इसके पॉजिटिव है कि जब FDI आएगी तो उससे निवेश बढ़ेगा तो जो कंपनियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी खासकर जो 5G 5 जनरेशन पर जो है निवेश कर पाएंगी और इससे जो ग्राहक हैं उनको नई सुविधा आधुनिक सुविधा जो है वो मिलने की उम्मीद है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि ब्रिक्स बैंक में नए सदस्य के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश हुए भर्ती या फिर शामिल। तो ध्यान रखिएगा ब्रिक्स कंट्री जहाँ पे 5 मेंबर थे उसके द्वारा जो बैंक बनाया गया था, उन बैंक में 3 नए सदस्य जो हैं वो शामिल किए गए हैं। वो कौन से हैं, संयुक्त अरब अमीरात हैं, उरुग्वे है और बांग्लादेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये स्टार्ट कर लीजिए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्य के तौर पर स्वीकार किया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स बैंक के द्वारा बनाया गया था, ब्रिक्स सदस्यों के द्वारा बनाया गया था, उसमें देखा जाए तो कौन कौन नए सदस्य शामिल हुए हैं, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये इसमें 8 सदस्य हो गए। और बात करें तो ब्रिक्स देशों की, तो ब्रिक्स देखिए फ्रेंड, ब्रिक्स अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये ब्रिक्स है, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों के समूह में 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन अर्थव्यवस्थाओं ने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का शुभारंभ किया था और इसी के साथ देखा जाए तो 2021 में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 3 सदस्यों को शामिल किया। 3 सदस्य कौन है, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश। ठीक है, और इस बैंक ने अपना नवीनतम विस्तार क्रम में 2020 में संभावित नए सदस्यों के साथ औपचारिक बातचीत शुरू कर दी थी। औपचारिकता जो थी वो 2020 में शुरू कर दी गई थी और 2021 में उसको पूर्ण रूप से जो है अपने देखा जाए तो विस्तार किया, अपने सदस्यों का विस्तार करें, नए सदस्यों को शामिल करें, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स के भी बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। समृद्धि स्कीम के बारे में देख लेते हैं किससे संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को उत्पाद नवाचार, विकास और विकास समृद्धि योजना के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर का शुभारंभ किया है। ठीक है, किसने किया है, समृद्धि स्कीम। मिनिस्ट्री आपको ध्यान होना चाहिए, कोई भी योजना आ रही है तो उसकी मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। उस योजना का उद्देश्य कुछ होता है और किसी भी योजना का कुछ लक्ष्य होता है, ये जरूर आप ध्यान रखा करिए। ठीक है, तो जो योजना है और डेट भी आजकल पूछ देता है फ्रेंड, योजनाओं के सीक्वेंस लगाने को पूछ देता है। और आजकल ये भी शुभारंभ कहाँ से किया गया, किस क्षेत्र से किया गया, ये भी पूछता है कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से किसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें समृद्धि स्कीम की, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब द्वारा क्रियान्वित इस योजना का उद्देश्य देखिए क्या है, भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए अपने उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ाने के उद्देश्य से
निवेश सुरक्षित करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाना, ठीक है। जो जितने भी जो भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप हैं उनके लिए अपने उत्पाद और व्यवसायों को बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश सुरक्षित करने के लिए अनुकूल मंच बनाना, यह है आपका समृद्धि स्कीम जो है उसका उद्देश्य। यह योजना भारत में ऐसे स्टार्टअप्स का चयन करेगी जो त्वरण चरण के लिए पूरी तरह तैयार है, ठीक है। सरकार इस स्तर पर चयनित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता, परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेगा कि जो स्टार्टअप्स हैं उनसे ही संबंधित जो सरकार है नए स्टार्टअप्स को, जो कुछ चयनित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देगी, उनको परामर्श देगी उस सेक्टर में संबंधित किस तरीके से आपको कार्य करना चाहिए, जो निवेश है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और अन्य भी जितने भी आवश्यक सहायता होंगी वो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएंगी जो चयनित स्टार्टअप्स होंगे, ठीक है। समृद्धि स्कीम के तहत किसके द्वारा शुरू किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 500 बिलियन डॉलर के ऋण पर किए हस्ताक्षर, ठीक है। तो एडीबी ने किया है किस चीज़ के विस्तार के लिए? जो बेंगलुरु का मेट्रो है रेलवे नेटवर्क को विस्तार करने के लिए 500 बिलियन डॉलर का ऋण जो है उस पर हस्ताक्षर किया। तो केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 500 बिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 56 किलोमीटर की लंबाई वाली 2 नई ट्रेन लाइनों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो बेंगलुरु मेट्रो रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 500 मिलियन डॉलर का जो ऋण समझौता हुआ है किसके बीच हुआ है? केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट जो है विकास बैंक के बीच में हुआ है। ये जो देखा जाए तो वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 56 किलोमीटर की जो लंबाई वाली 2 नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा। वहीं देखा जाए तो एडीबी ने अतिरिक्त 2 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता अनुदान कर्नाटक सरकार को अपनी शहरी विकास योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगा, ठीक है। तो एक अतिरिक्त जो है 2 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता अनुदान दिया है एडीबी ने किसको? कर्नाटक सरकार को, ठीक है, अपनी शहरी विकास योजनाओं को तैयार करने में। एडीबी से प्राप्त अनुदान का उपयोग बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य राज्य एजेंसियों को की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उज्ज्वला योजना का चरण 2 है जो लॉन्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला गैस योजना 2 पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किया। ध्यान रखिएगा जो चरण 2 है उज्ज्वला योजना का वो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में जो कि मोदी जी ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। और उनके कार्यालय के अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार देखा जाए तो उज्ज्वला 2 का लाभ लेने के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो प्रवासी हैं उनको अपना इस उज्ज्वला गैस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी तरह राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरतमंद परिवार अब खुद के द्वारा सत्यापित आवेदन देकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो ज़रूरतमंद परिवार हैं वो अपने द्वारा जो भी कुछ सत्यापित आवेदन है उसको दे करके इस योजना का, किस योजना का? उज्ज्वला गैस योजना, ठीक है, चरण 2 जो है उसका लाभ ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई? जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरुआत किया गया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिला जहाँ से शुरुआत किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोविड-19 के खिलाफ आर्थिक पैकेज 2021। तो देखा जाए कितना आर्थिक पैकेज दिया गया 2021 में कोविड-19 के खिलाफ। तो देखा जाए यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपए का पैकेज को मंजूरी देखी। ध्यान रखिएगा कुछ कोड भी याद कर लीजिए जैसे 23-23, ठीक है। 23-23 आगे भी यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग भी 23 से हो रही है, एंडिंग में 23 से हो रही है। तो 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दिया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। किस चीज़ के लिए? कोविड-19 के खिलाफ अभियान चलाने के लिए या कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। इस राशि का इस्तेमाल देखा जाए सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट के से लेकर के आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एम्बुलेंस और दवाओं जैसे इंतजाम किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पैकेज जो रहा जो आर्थिक पैकेज जो है जारी किया गया कोविड-19 के खिलाफ उसके तहत देखा जाए तो
पीडियाट्रिक जो केयर यूनिट से लेकर के यहाँ पे आईसीयू बेड की सुविधाएं देना, ऑक्सीजन स्टोरेज एम्बुलेंस की सुविधा देना, दवा संबंधी जितने भी इंतजाम है वो किए जाएंगे इस पैकेज के तहत। और वहीं देखा जाए नई योजना का नाम क्या होगा, भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने घटाया वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर। तो जो हमारा जो इस समय चल रही है जो चालू वित्त वर्ष है 2021-22 के लिए आईएमएफ ने उसका विकास दर जो है भारत का घटा दिया है, या फिर विकास दर का अनुमान जो है वो देखते हैं क्या लगाया है। तो आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 9.5% रहेगी। और यहीं पे आईएमएफ ने यह फैसला कोरोना की दूसरी लहर से रिकवरी की धीमी रफ्तार के चलते किया है। ठीक है, और आईएमएफ ने इससे पहले देखा जाए तो 12.5% जो था वो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया था। तो वही मैंने बताया कि जो अभी जो चालू वित्त वर्ष है 2021-22 के लिए आईएमएफ ने उसकी जो विकास दर का जो अनुमान लगाया था वो घटा दिया। पहले देखा जाए तो 12.5 लगाया था, और जैसा कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई थी जिसने काफ़ी ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया नकारात्मक रूप से, उसकी वजह से भारत की विकास दर जो है वो काफ़ी आर्थिक विकास दर या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गिर गई, और आईएमएफ के अनुसार ये 9.5% रहेगी। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.5% रहने का अनुमान जताया है, जो कि पहले देखा जाए 6.9%। देखा जाए जो वर्तमान का जो चालू वित्त वर्ष है 2021-22 के लिए, इसके लिए आईएमएफ ने घटाया है, लेकिन आने वाला जो वित्त वर्ष है 22-23 जो है उसके लिए आईएमएफ ने बढ़ा दिया। ये स्टेटमेंट जैसे संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22-23 के लिए ये 8.5 कर दिया है। इसके पहले जो अनुमान लगाया था वो 6.9% था। आईएमएफ का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक हालात को देखते हुए ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, तो इस वर्ष के लिए घटा दिया है। आने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा दिया है। कितना से बढ़ा दिया है, ये देखा जाए 6.9% से बढ़ा करके 8.5% कर दिया है, और इस वर्ष घटाया कितना है 12.5% से घटा करके 9.5% कर दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला देश का पहला कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना अल सल्वाडोर। ठीक है, दूसरा देश देखिए क्यूबा है, बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश है जो दुनिया का जिसने बिटकॉइन को मान्यता दिया है वो है अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर विश्व का पहला देश बन गया है जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल करेंसी मुद्रा है जिसमें लेन देन संबंधी जानकारी को कूटबद्ध, ठीक है, इनक्रिप्ट तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। जो डिजिटल करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी, और इसमें जो जानकारी होती है वो कूटबद्ध तरीके से होती है, जितना भी डेटा रहता है और वो सुरक्षित रहता है। वर्तमान में देखा जाए तो विश्व भर में 1500 से ज़्यादा जो है वो क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा, अल सल्वाडोर नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा देश देखा जाए तो क्यूबा है। ठीक है, ऐसा करने वाला। चलिए नेक्स्ट है कि सरकार ने दी कोविड से मुकाबला हेतु 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी। देखिए इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया है, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड से मुकाबला के लिए देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य से 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को 8 जुलाई 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। सभी राज्यों में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2.44 लाख बेड बढ़ाना, देश भर के 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल इकाइयों का निर्माण करना, अतिरिक्त 20,000 आईसीयू बेड का निर्माण करना, यही ठीक था। हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो 5वें नंबर पे सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश जो है वो भारत है। और विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में यह कहा गया है कि वैश्विक एफडीआई प्रभाव कोविड-19 महामारी से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, और यह वर्ष 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 35% गिर करके 2020 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, तो एफडीआई का प्रभाव कोविड-19 ने हर सेक्टर को देखा जाए तो नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो एफडीआई का प्रभाव गिर गया है, जो कि देखा जाए 2019 में जो कि 1.5
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था वो 35% की गिरावट के साथ 2020 में देखा जाए तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। और इसी रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में, जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि भारत में वर्ष 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2020 में, 2019 में देखा जाए तो एफडीआई का कितना था, 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और 2020 में एफडीआई प्रभाव जो है 27% बढ़ करके 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो ध्यान रखिएगा 2020 में एफडीआई का प्रभाव भारत में 27% बढ़ा है, जो कि कितना हो गया, 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2019 में कितना था, 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो भारत को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बनाया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि भारत के मजबूत बुनियादी तत्व मध्यम अवधि के लिए सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक दीर्घकालिक विकास प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है और इसके बाजार का आकार से बाजार तलाशने वाले अधिक निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार ने किए विश्व बैंक के साथ 32 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर। तो विश्व बैंक के साथ सरकार ने जो है 32 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है विश्व बैंक के। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किया। अभी देखिए, कर्नाटक के लिए एडीबी के साथ था, मिजोरम के लिए देखा जाए वर्ल्ड बैंक के लिए था। और कितना है वर्ल्ड बैंक के साथ, 32 मिलियन डॉलर जो है ऋण समझौता हुआ है मिजोरम के लिए। किस चीज क्षेत्र में, वहाँ पे प्रबंधन क्षमता बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया गया है। तो मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। यह परियोजना विशेष रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों, कमजोर समूहों के लिए लाभ की होगी। ठीक है, मिजोरम में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग और वितरण पर कोरोना वायरस महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ेगा, कोरोना का हर सेक्टर में पड़ा है, बार बार बताया जा रहा है। तो एक तरीके से जो वर्ल्ड बैंक के साथ जो 32 मिलियन जो डॉलर के ऋण का जो समझौता हुआ है भारत सरकार का, वो मिजोरम से संबंधित हुआ। मिजोरम में जो स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना है उसको लेकर के वहाँ पे जितने भी जो प्रबंधन क्षमता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए, इन सभी सेक्टर्स में काम करने के लिए ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें देखा जाए तो यह परियोजना आगे भविष्य की महामारियों, प्रकोपों और स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए अधिक लचीली प्रतिक्रिया के उद्देश्य से ऐसे किसी भी संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निवेश करेगी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा भी कुछ भी भविष्य में फिर से इस तरह का कुछ होता है या किसी भी तरह की जो है आपदा आती है, तो ऐसे संबंधित में ऐसी चीज़ों में क्या है, ये जो ऋण है वो काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। और इस मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना से मिजोरम के सभी 8 जिलों के लोगों को लाभ होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर किए मंजूर। ठीक है, तो एमएसएमई के लिए देखा जाए, फिर एडीबी के लिए कर्नाटक ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक मिजोरम, और फिर वर्ल्ड बैंक के साथ एमएसएमई। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पे जो है मंजूरी मिली है। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस देश की राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने किस क्षेत्र के लिए बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो जितने भी राष्ट्रव्यापी पहल है उनका समर्थन करते हुए 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी विश्व बैंक ने दिया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। ठीक है, वही सेम लाइन है। और भारत का एमएसएमई क्षेत्र देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 30% और देश के निर्यात का 40% योगदान देता है। देख लीजिए, काफ़ी जीडीपी में जो है एमएसएमई का जो योगदान है वो 30% है। भारत के जो देखा जाए एक्सपोर्ट में जो योगदान है वो 40% है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर्स। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र से संबंधित जितने भी राष्ट्रव्यापी पहल जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनको समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यूपीआई के द्वारा रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, तो जून 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यूपीआई ने रिकॉर्ड लेन देन करते हुए 2.8 मिलियन ट्रांजैक्शन का कीर्तिमान स्थापित किया है। देख लीजिए, भारतीय मुद्रा में ये लेन देन 5 ट्रिलियन के रूप से अधिक है। भारत ने वर्ष 2020-21 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शन किए हैं, जिसमें से सबसे जो अधिक ट्रांजैक्शन है वो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, तो यूपीआई के द्वारा भारत ने, देखा जाए जो नवीन आंकड़े हैं 2021 के जून में, उसमें जो पता चलता है कि भारत ने लगभग 2.8 बिलियन ट्रांजैक्शन किया है। और ये देखा जाए, अगर भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो ये लेन देन जो है वो 5 ट्रिलियन रुपए से भी अधिक की रही है। ठीक है, और उसमें से भी देखा जाए तो जो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था वो ऑनलाइन पेमेंट का काफ़ी बढ़ावा मिला है किस दौरान, कोविड-19 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2021 में कितनी रहने की है, वो 8.3%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आईएमएफ का हम लोगों ने देखा, वर्ल्ड बैंक का देख लेते हैं। तो विश्व बैंक ने सालाना 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जारी किया है, और जिसके अनुसार देखा जाए तो 2021 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी कितने फीसदी पे रहने के अनुमान लगाया है, वो रखा है कि विकास दर जो है वो 8.6%, यानी कि 8.3% जो है वो भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा 2021 में। ठीक है, विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10.1%, ठीक है, 10.1% की दर से ग्रोथ करेगी। देखिए, सारे जो है ना, जितने भी संस्थाएं होंगी वो ज़्यादातर 2021 और 22 जो कि चालू जो वित्त वर्ष है उसकी ग्रोथ को, उसकी विकास दर को घटाया लगभग, जो आप देखेंगे। ठीक है, कारण पेंडेमिक की वजह से जो दूसरी लहर आई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, उसके वजह से भारत की विकास दर को जो है वो धीमी पड़ी, जिसमें आईएमएफ ने भी घटाया। वर्ल्ड बैंक देखिए, पहले माना था, अनुमान लगाया था कि 2021-22 में 10% 1% रहेगी, लेकिन अब वो घट करके कितनी हो गई है, 8.3% कर दिया गया है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। वहीं एक देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा बात करें तो इसने जो है वो भी घटाया है, और इसने जो है 9.5% बढ़त होने का अनुमान लगाया है। ठीक है, वो चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं आईएमएफ का कितना, जो आपका वर्ल्ड बैंक का देख लीजिए, 8.3% है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद का सदस्य देखिए भारत बन गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसमें 2022 और 24 की अवधि के लिए चुना गया। ध्यान रखिएगा, ये समय आपको पता होना चाहिए, 2022 से लेकर के 2024 के अवधि के दौरान जो भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद का सदस्य बनाया गया है। वही देखें तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन है, टीएस त्रिमूर्ति ने सभी सदस्यों को धन्यवाद किया। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, तो जो आपका जो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग है उसमें से एक है कौन सा, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद जो है वो एक है। इसके लिए भारत की इस बार सदस्य बनाया गया है। कब से कब तक के लिए, 2022 से लेकर के 2024 तक। सतत विकास के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए 54 सदस्यीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र का एक अंग समझा जाता है। इसकी स्थापना देख लीजिए साल 1945 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा 54 सदस्यीय आर्थिक और एवं जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जून 2021 को हुए चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र के श्रेणी में चुना गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान भी इसमें शामिल किए गए हैं, भारत भी। ठीक है, भारत कब से कब तक है, 2022 से 24 तक। कौन है संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत, जो है टीएस त्रिमूर्ति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में 117वें स्थान पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग पूछता है। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030, तो 2015 से 2030 जो लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17
सतत विकास लक्ष्यों में भारत का रैंक पिछले साल के मुकाबले 2 स्थान फिसल करके 117 पर पहुंच गया, यानी कि पिछले वर्ष 2015 था, तो इनके तरीके से स्थिति में गिरावट आई है। ठीक है, तो इन्होंने जो सतत विकास लक्ष्य है किसके, जो एजेंडा 2030 का है, 17 जो है लक्ष्य है, उसमें इनका जो प्रगति है वो ठीक नहीं है। और इसमें देखा जाए तो 2020 के मुकाबले 2021 में इनकी स्थिति में गिरावट आई है, 2% 2 स्थान फिसल करके 117 स्थान पे पहुंच गए हैं। तो भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति में खुलासा हुआ कि भारत की रैंकिंग पिछले साल 115 थी, जो कि अब 117 भी हो गई, 17 हो गई है। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में सामने आया कि पर्यावरणीय सेहत, जलवायु, वायु प्रदूषण, स्वच्छता एवं पेयजल, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जैव विविधता आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, तो किन किन आधार पर रिपोर्ट तय किया जाता है? एक पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु, वायु प्रदूषण, स्वच्छता एवं पेयजल, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जैव विविधता, इन सब विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है, जिसमें भारत की 2 स्थान फिसल करके 117 पे आ गया, पिछले 115 था। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी नीचे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का कुल SDG स्कोर जो है वो 100 में से देखा जाए तो 61.9% है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर जो है वो भारत का 100 में से 61.9 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 में केरल जो है वो पहले पायदान पर है। तो सूचकांक में केरल देखा जाए तो 75 अंक के स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पहले स्थान पर रहा। बिहार देखा जाए तो जबकि बिहार है वो नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में 2020-21 में 52 अंक के स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल जो है वो शीर्ष स्थान पे है, कितने अंकों के साथ? 75 अंक के साथ। वहीं देखा जाए तो इस पायदान में सबसे अंतिम अंक जो प्राप्त किया है, सबसे अंतिम में है वो है आपका बिहार है, और कितने अंकों के साथ? 52 अंकों के स्कोर के साथ। ठीक है, काफी खराब प्रदर्शन रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में केरल के बाद देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड देखा जाए तो चौथे स्थान पे। चार राज्य हैं वो चौथे स्थान पे है। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 में केरल जो है वो सबसे टॉप पे है। सबसे अंतिम स्थान पे देखा जाए तो बिहार है, तो उसका काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है। और वहीं देखा जाए दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे देखा जाए तमिलनाडु, और चौथे स्थान पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड और सिक्किम और महाराष्ट्र देखा जाए तो ये 5वें स्थान पे है। ध्यान रखिएगा। आज थोड़ा सा फ्रेंड मुझे थोड़ा सा आज कोल्ड हो रखा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए मेरे साथ, ठीक है। तो नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का भी नाम इसमें शामिल है, असम, झारखंड, और सबसे निचले पायदान पे 52 अंकों के साथ देखा जाए तो बिहार है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ESIC योजना के तहत मिलेगा कोविड पेंशन का लाभ। तो देखा जाए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत देखा जाए योजना के तहत कोविड पेंशन का लाभ देखते हैं क्या है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय का नाम ध्यान रखिएगा, 29 मई 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के तहत बीमित व्यक्ति के परिवारों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा किया है। और ये लाभ ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध होंगे जो कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ESI अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 EPF अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किस किस अधिनियम के तहत किया जाएगा। सबसे पहले तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ही, और जो ये कवर होगा, जो अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है कोविड जो पेंशन का लाभ दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान 1952 के तहत, ठीक है, कवर किया जाएगा। और वे कर्मचारी जिनकी मासिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक नहीं है
ईएसआई अधिनियम के तहत कवर किए जाने के लिए पात्र है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी लिमिटेशन है आपकी इनकम की वो 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। वो ईएसआई अधिनियम यानी कि किस अधिनियम के तहत, आपके कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत वो है कवर किया जाएगा। और जिन कर्मचारियों का वेतन 21,000 रुपये से अधिक नहीं है, वे सभी जो है वो ईपीएफओ, वे कर्मचारी जो है ईपीएफओ के तहत जो है वो कवर करने के प्राप्त होंगे। तो ईएसआई अधिनियम के तहत 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और ईपीएफओ के तहत 21,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है। अगला है कि पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है। तो पहली ब्रिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, 5 नेशन, ठीक है। तो उनका जो रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी, तो भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में आभासी तौर पर आयोजित हुई। बैठक में चर्चा के लिए मुख्य एजेंडे में श्रम बाजारों का औपचारिकरण, श्रम बाजार में ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को बढ़ावा देना, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भूमिका और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी जैसे विषय शामिल किए गए थे। तो ये जो ब्रिक्स की जो रोजगार समूह की जो बैठक हुई है पहली रोजगार कार्य समूह की, उसमें देखा जाए मुद्दे जो थे, जो शामिल किए गए थे, जो विषय थे, वो देखा जाए तो आपका सामाजिक सुरक्षा समझौता को बढ़ावा देना, गुग और आपका गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भूमिका, श्रम शक्ति में महिलाओं की भी भूमिका को लेकर के या भागीदारी को लेकर के जो विषय थे इसको शामिल किए गए थे। भारत ने वर्ष 2021 के ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक्स 2021 का जो अध्यक्षता कर रहा है वो भारत ने किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जून 2022 में होगा बंद। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 के कुछ संस्करण के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, ठीक है, कुछ ध्यान रखिएगा, सभी के लिए नहीं, कुछ संस्करण के लिए जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर डेस्कटॉप ब्राउज़र को 15 जून 2022 से बंद करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज नामक अधिक सुरक्षित और आधुनिक ब्राउज़र पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसके स्थान पे, माइक्रोस आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे। ठीक है, कब तक बंद कर दिया जाएगा, 15 जून 2022 में बंद करने की घोषणा की गई है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 1995 में किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, कब से बंद कर दिया जाएगा, 15 जून 2022 से इसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा। ठीक है, आयकर विभाग द्वारा नई ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, ई फाइलिंग पोर्टल जो लॉन्च किया गया आयकर विभाग के द्वारा। तो आयकर विभाग ने अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल incometax.government.in लॉन्च किया और इस नए पोर्टल का उद्देश्य क्या है, करदाताओं को सुविधा और आधुनिक और निर्बाध अनुभव प्रदान करना। ठीक है, सुविधा और आधुनिक निर्बाध अनुभव जो है प्रदान करना इस नए पोर्टल का उद्देश्य है। करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करने के लिए यह पोर्टल आयकर रिटर्न के तत्काल प्रसंस्करण के साथ एकीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपका आयकर विभाग के द्वारा। और जो आयकर विभाग ने जो अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल है उसको लॉन्च किया, उसका नाम देख लीजिए, incometax.government.in। ठीक है, और उद्देश्य क्या, करदाताओं को सुविधा और आधुनिक और निर्बाध अनुभव प्रदान करना। ठीक है, ताकि वो त्वरित क्या करें, जो भी करदाताओं को जो त्वरित रिफंड जारी करने के लिए यह पोर्टल जो है वो आयकर रिटर्न के तत्काल प्रसंस्करण के साथ जो है वो एकीकृत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, माफ करिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 के लिए भारत अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि दर का अनुमान। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था के 10.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। पूर्वानुमानित 10.1% विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, जो चीन से भी आगे होगी। ठीक है, तो जो आपका यूनाइटेड नेशन ने देखा जाए तो भारत की 2022 में जो अर्थव्यवस्था है उसको 10.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। ठीक है, सेबी सूचीबद्ध फर्मों के लिए करेगी फॉरेंसिक
ऑडिटर्स की नियुक्ति। तो भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड धोखाधड़ी को रोकने की दिशा में अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों को फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए परीक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया है। फॉरेंसिक ऑडिट यह जांच करती है कि क्या संबंधित फर्म वित्तीय रिपोर्टिंग कदाचार, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट में लिप्त है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में स्थापित। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स की शुरुआत की है। यह केंद्र महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता करेगा और कृषि खाद्य उत्पादन के निर्यात के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। वर्ष 2018 में भारत ने कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू की है, जिसका उद्देश्य कृषि निर्यात को दुगना करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। चीन, थाईलैंड और वियतनाम के खिलाफ भारत की डंपिंग रोधी जांच। तो वाणिज्य मंत्रालय ने चीन, वियतनाम और थाईलैंड के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। यह जांच इन देशों से सोलर सेल के आयात के खिलाफ है। इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की ओर से जमा किए गए आवेदन के बाद मंत्रिमंडल ने यह जांच शुरू की है। आगे देखते हैं। इन देशों से आयात किए जा रहे सोलर सेल भारत में उत्पादित सोलर सेल की तुलना में कम महंगे हैं और स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादित सौर मॉड्यूल के व्यवसायों को प्रभावित कर रहे हैं। अतः यह घरेलू सौर मॉडल की कीमत बढ़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है। दूरसंचार विभाग ने 5G टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम परीक्षण की अनुमति दी। दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL को 5G तकनीकी का उपयोग कर परीक्षण की अनुमति दी है। यह परीक्षण 6 महीने के लिए होंगे और गैर वाणिज्यिक आधार पर किए जाएंगे। दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में परीक्षण करना अनिवार्य है। 5G तकनीकी से डेटा डाउनलोड रेट के मामले में बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव होने की उम्मीद है। 5G डाउनलोड की दरें 4G की तुलना में 5 गुना तेज होगी। टी रविशंकर बने RBI के डिप्टी गवर्नर। तो भारत सरकार द्वारा टी रविशंकर को RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। वो भारतीय रिजर्व बैंक में फिनटेक, भुगतान प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी हैं। उन्होंने BP कानूनगो का स्थान लिया है। चलो नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने भारत को रखा प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने विशेष रिपोर्ट 301 जारी की, जिसके अनुसार भारत को 8 अन्य देशों के साथ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। अन्य 23 देशों को वॉच लिस्ट में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत बौद्धिक संपदा सुरक्षा की प्रगति में असंगत रहा। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है, जो मूल रूप से उन देशों को सूचीबद्ध करती है जो अमेरिकी कंपनियों को पर्याप्त बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। अप्रैल 2021 में GST राजस्व संग्रह 1.41 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। तो अप्रैल 2021 के लिए GST राजस्व संग्रह 1,41,384 करोड़ के उच्चतम संग्रह के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। वित्त मंत्रालय के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद यह सबसे अधिक है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक हुआ NGFS में शामिल। तो भारतीय रिजर्व बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है। इस सिस्टम में शामिल होकर RBI वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक जलवायु जोखिम प्रबंधन से जानकारी प्राप्त करेगा, इसमें योगदान भी करेगा। RBI अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर के सतत अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल इकोनॉमी की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करेगा। इस सिस्टम से 83 केंद्रीय बैंक जुड़े हुए हैं। इनमें से 75 सदस्य हैं और 13 पर्यवेक्षक हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन फाइनेंस को बढ़ाना और तेज करना है। नेक्स्ट है
आरबीआई द्वारा सुदर्शन सेन समिति गठन। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति ऋण समाधान में एआरसी यानी कि असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की भूमिका का मूल्यांकन करेगी, उनके व्यापार मॉडल की समीक्षा करेगी। अगला है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च की है योजना का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को उनके प्रोटोटाइप विकास, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। योजना 3600 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन करेगी। टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। अगला है पेपल ने भारत में बंद किए घरेलू भुगतान सेवाएं। कैलिफोर्निया स्थित वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच पेपल ने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कंपनी अपना ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर लगाना चाहती है। हालांकि वैश्विक ग्राहक पेपल का उपयोग करके भारतीय व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम होंगे। अगला है इटली का भारत में पहला फूड पार्क लॉन्च। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधा शामिल होगी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच समन्वय विकसित करना है। साथ ही परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है कि भारत में फेसबुक की पहली नवीकरणीय परियोजना। फेसबुक ने क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत में फेसबुक की पहली नवीकरणीय परियोजना है जो कर्नाटक में स्थित है। परियोजना के तहत फेसबुक और क्लीन मैक्स भारत के इलेक्ट्रिकल ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। फेसबुक अपने डेटा सेंटर को ऊर्जा देने के लिए क्लीन मैक्स से खरीदी गई अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा। इस डेटा सेंटर का संचालन 2022 में शुरू होगा। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट करेगा क्लियर टिप का अधिग्रहण। तो फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन ट्रेवल और टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियर टिप का अधिग्रहण की घोषणा की है। क्लियर टिप 2006 में स्थापित की गई थी। यह कंपनी भारत और मध्य पूर्व के देशों में ट्रेन और फ्लाइट टिकट, होटल आरक्षण और अन्य गतिविधियों को बुक करती है। कंपनी के कार्यालय सऊदी अरब, यूएई, भारत और मिस्र में मौजूद हैं। ठीक है। अगला है देश में सोने की हॉलमार्किंग हुई अनिवार्य। भारत सरकार द्वारा 1 जून 2021 से सोने की कलाकृतियों और आभूषण के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू किया गया है। अभी तक देश में सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है। गोल्ड हॉलमार्किंग सोने के आभूषण और कलाकृतियों को शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट है समुद्री उत्पादों के लिए नया प्लेटफॉर्म। तो जलीय खेती करने वाले किसान एक्वाफार्म फार्मर्स को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ई-सांता नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके तहत किसान अपनी उपज पोर्टल में बेच सकेंगे और यह खरीदारों और किसानों के बीच एक पुल की तरह कार्य करेगा और बिचौलियों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करेगा। अगला है नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 5% रखा गया। यह जनवरी 2021 में 11.5% के पिछले अनुमान की तुलना में 1% अधिक है। यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के कुलीन समूहों के बीच सबसे अधिक है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का भारतीय जीडीपी पर नया अनुमान। विश्व बैंक ने 2021-22 के लिए भारतीय जीडीपी वृद्धि के 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, 2021-22 में जो वर्ल्ड बैंक ने भारतीय जीडीपी ग्रोथ कितना है 10.1% रहने का अनुमान लगाया।
विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच महत्वपूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5% से 12.5 तक हो सकती है। चलो नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा सबसे अमीर भारतीयों की सूची जारी। तो फोर्ब्स द्वारा जारी 10 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में फिर से मुकेश अंबानी 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ फिर से पहले स्थान पर है, जबकि गौतम अडानी दूसरे और शिव नाडर तीसरे स्थान पर है। सूची में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के कारण सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला और सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप शांघवी की क्रमशः 8वें और 9वें स्थान पर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई ने लगाया एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान में विनियमों का पालन करने में विफल रहने के बाद, जो कि बैंकिंग विनियमन के प्रावधान का उल्लंघन है, भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने पारिश्रमिक के भुगतान पर बैंक को विशिष्ट निर्देश भी जारी किए। नेक्स्ट है विकास वित्त संस्थान के गठन प्रस्ताव को मंजूरी। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20,000 करोड़ की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। इस संस्थान की स्थापना दीर्घकालिक वित्त जुटाने के लिए की जाएगी। इसमें एक पेशेवर बोर्ड शामिल किए होंगे, जिसमें 50% सदस्य गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। अगला है गूगल द्वारा वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च। तो गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को था, के अवसर पर एक नया वेब प्लेटफॉर्म वुमेन विल लॉन्च किया। यह मंच भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा, ताकि वे त्वरित कार्यक्रमों, व्यावसायिक ट्यूटोरियल और मेंटरशिप की मदद से उद्यमी बन सकें। वेब पोर्टल को हिंदी और अंग्रेजी में एक्सेस किया जा सकेगा। गांव में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि जैसे टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग, सौंदर्य सेवाओं आदि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। नेस्कॉम का भारत में एआई नवाचार में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम लॉन्च। तो नेस्कॉम ने देश भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। यह कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से चलाया जाएगा। इसे एआई फॉर इंडिया मिशन के तहत लॉन्च किया गया। नेस्कॉम 1988 में स्थापित भारत में गैर सरकारी व्यापार संघ है, जो आईटी और बीपीओ उद्योग पर केंद्रित है। नेक्स्ट है एचपी द्वारा समुद्री प्लास्टिक कचरे से कंप्यूटर का निर्माण। तो कंप्यूटर निर्माता एचपी ने समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर अपना पहला कंप्यूटर विकसित किया है। कंपनी ने महासागर के प्लास्टिक का उपयोग करके पैविलियन 13, 14 और 15 लैपटॉप का निर्माण किया है। कंपनी के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप महासागर और लैंडफिल से लगभग 92,000 प्लास्टिक बोतलें इस्तेमाल होंगी। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष तटीय समुद्रों में 1.1 से 8.8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है चीन बना भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार। वर्ष 2020 के लिए चीन फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा। इसका मुख्य कारण भारत की अभी भी चीन से भारित मशीनों, दूरसंचार उपकरणों और घरेलू उपकरणों के आयात पर निर्भरता। तो देखा जाए भारत जो है अभी भी देखा जाए तो जो भारी मशीनें होती हैं, या फिर फ्रेंड भारी मशीनें लिखना था, और जो दूर संचार उपकरण होते हैं और जो घरेलू उपकरण होते हैं, इन सब पे अभी भी भारत जो है बहुत ज़्यादा चीन पर निर्भर है, और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में इसका आयात करता है भारत चीन से, जिसके कारण भारत जो है चीन का फिर से शीर्ष व्यापारिक भागीदार जो रहा है, चीन के साथ रहा है शीर्ष भागीदारी।
और यहीं पे देखा जाए तो वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच $7 बिलियन का व्यापार हुआ है, ठीक है। और चीन के कुल आयात $58.7 मिलियन का रहा है, जो कि अमेरिका और यूएई के संयुक्त आयात के बराबर है। आंकड़ों के अनुसार भारत अपने एशियाई पड़ोसी देशों के साथ आयात कम करने में सक्षम भी रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो आयात करता था भारत अपने एशियाई पड़ोसी देशों के साथ, उसको कम करने में या फिर उनके प्रति जो निर्भरता, उनके ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करने में भी काफ़ी सफल रहा है। और धीरे धीरे वो कम करता ही जाएगा, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा भारत जो है वो भी आत्मनिर्भर होने लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो चीन का जो है भारत अभी भी शीर्ष व्यापारिक साझेदार के तौर पर है। अगला है संदेश, भारत का नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ये। तो भारत का पहला जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो है संदेश। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने संदेश नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप जैसा है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा संदेश को लॉन्च किया गया। एक तरीके से देखा जाए तो ये व्हाट्सएप के जैसा ही है, जैसे कि व्हाट्सएप के किसी भी संचार के लिए किया जा सकता है, मैसेज किया जा सकता है, उसी तरह संदेश जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ये ऐप शुरुआत में एंड्रॉयड यूज़र के जो आपके एंड्रॉयड यूज़र थे और मुख्य रूप से सरकार जो अधिकारियों के लिए लॉन्च किया गया था। इसे केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों द्वारा अंतर संगठनात्मक संचार के लिए उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना के लिए सरकार का जोमेटो के साथ समझौता, ठीक है। तो जोमेटो के साथ समझौता किया है सरकार ने, किस योजना के लिए? पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए। तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय और जोमेटो ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ध्यान रखिएगा ये आपका फुल फॉर्म है स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किससे किसने किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय और जोमेटो ने किया। किसके लिए किया है? स्वनिधि योजना के लिए किया है। योजना के तहत देखा जाए तो जोमेटो के फूड टेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुँचाने में मदद मिलेगी और यह इन विक्रेताओं का अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है लॉरेंस एंड टर्बो को हासिल हुआ बुलेट ट्रेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है एलएनटी को मिला है। तो लॉरेंस एंड टर्बो ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 1390 करोड़ का अनुबंध हासिल किया है, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए रेलवे लाइनों, सड़कों, राजमार्गों और अन्य संरचनाओं के लिए 28 स्टील पुलों की खरीद और निर्णय के लिए है। तो जो आपका बुलेट ट्रेन चलेगी वो मुंबई अहमदाबाद के बीच में चलेगी और उसके लिए देखा जाए तो रेल लाइनों, सड़क और राजमार्ग और अन्य जितने भी संरचनात्मक इकाई उनके लिए क्या किया जाएगा, जो 28 स्टील पुलों की खरीद और निर्णय के लिए है। कितने का अनुबंध हुआ है? एलएनटी के जो है बुलेट ट्रेन, जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 1390 करोड़ का अनुबंध हासिल किया है एलएनटी ने। देखा जाए इसकी लंबाई देखा जाए, जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो 508 किलोमीटर लंबा। यह मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर गुजरात से गुजरेगा, महाराष्ट्र से गुजरेगा, दादर नगर हवेली के क्षेत्रों से गुजरेगा, ठीक है। कितना है इसकी लंबाई? 508 किलोमीटर मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की। आगे देखते हैं। एफडीआई प्राप्त करने में चीन ने अमेरिका को पछाड़ा और हम लोगों ने बात किया था भारत जो है वो 5वें नंबर पे एफडीआई प्राप्त करने में। तो यहाँ पे देखिए एफडीआई को प्राप्त करने में चीन ने भारत को पछाड़ा है। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के आंकड़ों के अनुसार चीन ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्य के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ा है, ठीक है, या फिर पछाड़ दिया, ठीक है। अब किस में आ गया? सिर्फ देखा एफडीआई में देखा जाए तो चीन आ गया है अमेरिका से पहले, ठीक। और ये दुनिया के शीर्ष गंतव्य में के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारत किस में था? 5वें पे था, ठीक है। चलिए, अल्फाबेट ने प्रोजेक्ट लून को बंद करने की घोषणा किया। तो ये जो आपका गूगल की जो
पेरेंट कंपनी जो अल्फ़ाबेट ने वो एक प्रोजेक्ट चलाते थे जिसका नाम प्रोजेक्ट लून था, उसको बंद करने की घोषणा कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट ने प्रोजेक्ट लून को बंद करने की घोषणा किया और ये गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? समताप मंडल, ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में हीलियम गुब्बारे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो ये जो प्रोजेक्ट लून था ना, ये जो रिमोट एरिया या फिर जो दूरस्थ क्षेत्र है ना, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लून चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? अल्फ़ाबेट कंपनी के द्वारा चलाया गया था, जो कि किसकी है? गूगल की पेरेंट कंपनी है। और इसका उद्देश्य क्या था? एक हीलियम गुब्बारे के माध्यम से, जो ये हीलियम गुब्बारा संताप मंडल में जाएगा और ये दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? प्रोजेक्ट को बंद करने का मुख्य कारण था कि यह मॉडल ऑपरेशन को जारी रखने के लिए लागत को नीचे लाने में सक्षम नहीं था। ठीक है, चलिए अगला है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरा होने पर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो जो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम है उसके जब 5 वर्ष पूरा किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और यह देखा जाए 1000 करोड़ रुपए का कोर्स होगा जो कि स्टार्टअप और उभरते उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका स्टार्टअप सीड फंड है वो 1000 करोड़ रुपए का कोष है और ये किसको किसको सहायता प्रदान करेगा? जो स्टार्टअप है और जो उभरते उद्यमी हैं उनको सहायता प्रदान करेगा। यह घोषणा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में की गई। स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत देखा जाए 2016 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। गूगल ने किया फिटबिट का अधिग्रहण। तो गूगल के द्वारा जो है फिटबिट का अधिग्रहण किया गया है। तो गूगल ने अमेरिकी फिटनेस और यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फिटबिट कंपनी का $2.1 बिलियन में अधिग्रहण को पूरा किया है। तो ये अमेरिकी फिटनेस और यूज़र इलेक्ट्रॉनिक जो है कंपनी है फिटबिट, जिसका या फिटबिट है फ्रेंड, जिसका अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा किया गया है। कितने में किया गया? $2.1 बिलियन में किया गया है। इस सौदे के लिए बातचीत पहले से ही शुरू हुई थी। इस अधिग्रहण के बाद अब गूगल फिटनेस टेक सेक्टर में प्रवेश करने जा रहा है। अधिग्रहण के बाद देखा जाए तो फिटबिट के संस्थापक जेम्स पार्क ने कहा कि कंपनी एंड्रॉयड और आईओएस दोनों उपकरणों के साथ काम करना जारी रखेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फिटबिट का अधिग्रहण गूगल के द्वारा किया गया है। फिटबिट क्या है? ये एक अमेरिकी फिटनेस और यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। और फिटबिट की जो स्थापना देखा जाए तो 2007 में हुई थी और इसमें देखा जाए तो इसके स्थापना के बाद लगभग ये जो कंपनी है वो 100 देशों में लगभग अपने 101 मिलियन डिवाइसेस बेचे हैं। और इसका मुख्यालय देखिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। ठीक है, तो अमेरिकी बेस्ड कंपनी है जिसका मुख्यालय देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। सोमा मंडल बनी सेल की पहली महिला चेयरमैन। इंपॉर्टेंट है, सोमा मंडल जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन बनी है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला जो कि चेयरमैन बनी है सोमा मंडल, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोमा मंडल की बात करें तो ये 2017 में देखा जाए तो सेल में शामिल हुई थी और उससे पहले वो एक अन्य सरकारी कंपनी जिसका नाम है नाल्को में कार्यरत थी। उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। तो अनिल कुमार चौधरी के स्थान पे सोमा मंडल आई हैं, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी है और ये पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सेल की। ठीक है, 2017 में इन्होंने सेल ज्वाइन किया था। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत और विश्व की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा जो जितना भी इकोनॉमिक्स से संबंधित चीज़ें थी, क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा थे और बाकी जो चीज़ें समझानी जैसी थी उसको हम लोगों ने देखा। तो इकोनॉमिक्स से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज की क्लास में उसको हम लोगों ने रिवीजन किया है। बाकी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, नेशनल करंट अफेयर्स हो गए, इन सारे से संबंधित चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, रिवीजन किया हुआ है। और फ्रेंड इसकी जो रिवीजन की जो PDF है वो आपको डिकोड एग्ज़ाम टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ से आप वहाँ पे जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको एज अ रिवीजन मूड में भी फटाफट रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे
तब सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।